डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट, मेडिको साइंस सेंटर से। आज हम एक टॉपिक डील कर रहे हैं फिजियोलॉजी का, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हर एग्जामिनेशन में पूछता है, ये यूरिन फॉर्मेशन। इसके बारे में थोड़ा देखें हम लोग, लेकिन एग्जामिनेशन से सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि यह यूरिन फॉर्मेशन जिसके बारे में हम सोच करके भी मजबूर हो जाते हैं कि अगर आपको 100 ml ब्लड दे दिया जाए और बोला जाए कि इसको आपको समय देते हैं हम 24 घंटा, आपको 1 सप्ताह समय दे दिया जाए और बोला जाए कि इस ब्लड से यूरिन के फॉर्म में जो निकलता है सब्सटेंस उसको निकाल देना है, आप नहीं निकाल पाएंगे। ब्लड से, प्लाज्मा से इस वेस्ट और सब्सटेंस को निकालना इतना टफ चीज है जो हम आर्टिफिशियल नहीं निकाल सकते हैं, वो भी सब सेफ रखते हुए भी। लेकिन किडनी एक ऐसा ऑर्गन है जो कि उस ब्लड के प्लाज्मा से उस वेस्ट प्रोडक्ट सब्सटेंस को कितनी समझदारी के साथ इसको अलग करता है, ये वो देखिएगा अभी। क्यों, ये कैसा मशीन है एक तरह से जो कि उस ब्लड के प्लाज्मा से यूरिया को, क्रिएटिनिन को, यूरिक एसिड को, उसके अंदर ऑक्जेलिक एसिड को बाहर निकालने का काम यह मेरा किडनी करता है, और नेफ्रॉन जिसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब जो बात चलते हैं लोग कैसे बनाता है ये, तो जरा सा हम इस पर ध्यान देते जाते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि यह नेफ्रॉन बुमेस कैप्सूल, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, और ये यहाँ पर प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, उसके बाद डिसेंडिंग ट्यूब्यूल्स, लूप ऑफ हेनले, एसेंडिंग ट्यूब्यूल्स, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। यहां पर क्या होती है कि ब्लड आता है अफेरेंट आर्टियोल से, और यह ब्लड नेफ्रॉन में आया, और ये नेफ्रॉन में ये ग्लोमेरुलर कैपिलरी में कन्वर्ट किया अफेरेंट आर्टियोल्स, और यहां पर गुच्छा बनाया ग्लोमेरुलर अफेरेंट आर्टियोल्स। ब्लड यहां से आया है और यहां पर छोटे छोटे कैपिलरी का बंच बना है। बंच का मतलब गुच्छा, गुच्छा का मतलब ग्लोमेरुलस, गुच्छा को बोलते हैं ग्लोमेरुलस। अब ये गुच्छा बना है और यहां से इफरेंट आर्टियोल्स बन करके निकला है यहां पर। और हुआ क्या होगा, यहां पर जो ब्लड आया, ब्लड किडनी में जाता है 2 चीज के लिए। एक जाता है वेस्ट प्रोडक्ट सब्सटेंस को फिल्टर करके यूरिन बनाने के लिए, और दूसरा जाता है इसको न्यूट्रिशन देने के लिए। इसका मतलब ये तय है कि इसका जो ब्लड वेसल्स है इस नेफ्रॉन के चारों तरफ क्या होगा, इर्द गिर्द घूमेंगे। लेकिन अभी देखिए आगे क्या होगी, ये जो ब्लड वेसल्स है, ये ब्लड वेसल्स यहां से निकल करके और फिर प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, पहला उलझा हुआ स्ट्रक्चर हम अभी सीधा बनाएंगे इसलिए कि आपको समझना होगा, और ये पीसीटी के बाद चारों तरफ से बाइंड करता है। इसके बाद ये ट्यूब्यूल्स होते हुए यहां से ऐसे होते हुए और लूप ऑफ हेनले होते हुए, और फिर ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होते हुए, और फिर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स होते हुए, और ये आगे निकल जाता है इंटरलोबर वेन में, इंटरलोबर वेन के लोबुलर वेन, इंटरलोबुलर वेन के बाद आर्क्यूएट वेन बनता है, फिर उसके बाद इंटरलोबर वेन, सेगमेंटल वेन, फिर रीनल वेन बन के निकल जाता है। तो ये हम लोग रीनल ब्लड फ्लो में देख चुके हैं इसको। अब क्या होता है, जो ब्लड यहां से आता है, ये यहां पर जो ब्लड सब्सटेंस यहां पे आया, यहां पर प्लाज्मा को फिल्टर किया, फिल्टर करने के बाद यहां से ट्यूब्यूल्स में गया, इसको फिल्ट्रेट मटेरियल कहेंगे। और ये फिल्ट्रेट मटेरियल यहां से होते हुए और यहां पर, यहां कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स से ये बाहर निकल जाता है, जिसको हम यूरिन कहेंगे। तो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स तक यूरिन नहीं कहते हैं, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स तक फिल्ट्रेट मटेरियल कहते हैं। लेकिन जैसे ही माइनर कैलिसिस में जाता है उसके बाद यूरिन कहने लगते हैं। लेकिन अब बात को यहाँ पर धीरे धीरे यह समझना हमको है कि ब्लड से यूरिन बना कैसे।
तो ब्लड से बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है कि जब ये ब्लड से यूरिन बनने का 3 प्रोसेस होती है। पहले अल्ट्राफिल्ट्रेशन, दूसरा रीअब्जॉर्प्शन और तीसरा सिक्रीशन। यूरिन का फॉर्मेशन 3 प्रोसेस से होता है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन। अल्ट्राफिल्ट्रेशन ग्लोमेरुलर कैपिलरी में होती है, जो कि रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन इस ट्यूब्यूल्स में होती है, और जो बच जाता है फिल्ट्रेट मटेरियल उसको यूरिन कहते हैं। तो जब यहाँ पे ब्लड आता है, ग्लोमेरुलर कैपिलरी में फिल्टर होता है, यहाँ पर छन्ना होता है। ग्लोमेरुलर कैपिलरी में यहाँ पर इंडोथेलियल सेल है, बीच में लेमिना सेल है और नीचे में पोडोसाइट सेल है, जो बोमेंस कैप्सूल का पोडोसाइट सेल बनाता है। तो यहाँ पर जो पोर होता है ना, 75 माइक्रोमीटर पोर होता है और इस पर निगेटिव चार्ज होते हैं। तो ग्लोमेरुलर कैपिलरी हो गया, ग्लोमेरुलर कैपिलरी है, तो इससे वही सब्सटेंस फिल्टर होगी जिसका साइज 75 नैनोमीटर से कम होगा और जिसपे पॉजिटिवली चार्ज होंगे। तो यहां पर क्या होगी, सबसे पहले होती है अल्ट्राफिल्ट्रेशन। तो इन द अल्ट्राफिल्ट्रेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें प्रेशर के साथ फिल्टर होता है और प्रेशर इसमें लगभग 60-70 mmHg प्रेशर लगता है और इसकी वजह से यहाँ फिल्टर होती है, इसलिए अल्ट्राफिल्ट्रेशन बोलते हैं। और दूसरी बात है कि जो भी प्लाज्मा आता है, प्लाज्मा का 10% फिल्टर होता है यहाँ पर, सॉरी ब्लड का 10%, यानी उसमें से अगर हम 50% प्लाज्मा निकाल देंगे तो वह 20% के लगभग हो जाएगा फिल्ट्रेशन। यानी कि ब्लड का 10%, प्लाज्मा का 20%, यानी कि 10% यहाँ फिल्टर होता है। तो 10% फिल्टर प्रेशर के साथ फिल्टर होता है, और जो यहाँ फिल्टर होता है वह फिल्टर में प्रेशर के साथ फिल्टर होता है। इसलिए यहाँ पर कई ऐसे, यहाँ पर 3 सब्सटेंस फिल्टर होता है, यूजफुल सब्सटेंस, एम्फोटेरिक सब्सटेंस, वेस्ट प्रोडक्ट सब्सटेंस। यूजफुल सब्सटेंस में ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड, विटामिन सी, सम मिनरल। एम्फोटेरिक सब्सटेंस में सोडियम, पोटासियम, वाटर, ये हो गया एम्फोटेरिक सब्सटेंस में। वेस्ट प्रोडक्ट सब्सटेंस में यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड। ये 3 सब्सटेंस हुआ, यूजफुल सब्सटेंस, एम्फोटेरिक सब्सटेंस, वेस्ट प्रोडक्ट सब्सटेंस। तीनों सब्सटेंस यहाँ फिल्टर होता है। जैसे ही फिल्टर होकर के यहाँ पर आगे बढ़ा, फिल्ट्रेट मटेरियल, यहाँ से ब्लड अपना आगे बढ़ गया, 10% फिल्टर कर दिया ब्लड का, या प्लाज्मा का बोले 20%, फिल्टर करने के बाद इधर आ गया। अब जो पीसीटी में जब यहाँ पे आता है, तो पीसीटी का जिम्मेदारी दी जाती है कि जितने भी यूजफुल सब्सटेंस है तुम उसको रीऑब्जर्व कर देना। पीसीटी को जिम्मेदारी दी गई है कि जितने भी यूजफुल सब्सटेंस है उसको तुम रीऑब्जर्व कर देना। तो पीसीटी क्या करता है कि ग्लूकोज और सबको क्या करता है, रीऑब्जर्व कर देता है। और दूसरा रीऑब्जर्व करता है हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंस को, जैसे वाटर, सोडियम, उसको क्या करता है, रीऑब्जर्व कर देता है। यानी 65% वाटर रीऑब्जर्व होता है यहाँ पर, 65% यहाँ पर सोडियम भी रीऑब्जर्व होता है, और साथ साथ ट्रेस अमाउंट में यूरिया, क्रिएटिनिन भी रीऑब्जर्व हो जाता है। अब सिक्रीशन, ट्रेस अमाउंट ऑफ द अमोनिया सिक्रीशन एंड पोटेशियम सिक्रीशन, अदर में कोई चीज का सिक्रीशन यहाँ पे नहीं होता है। तो रीऑब्जर्प्शन समझ में आ गया, सिक्रीशन समझ में आ गया। नेक्स्ट अगला पॉइंट ऐसे लिखते चलेंगे, फिल्ट्रेशन के बाद यहाँ लिखेंगे रीऑब्जर्प्शन एंड सिक्रीशन फ्रॉम पीसीटी, और आ जाएंगे रीऑब्जर्प्शन फ्रॉम पीसीटी फ्रॉम डिसेंडिंग ट्यूब्यूल्स। यहाँ पर 10% वाटर का रीऑब्जर्प्शन होता है, 10% वाटर। आगे बढ़ेंगे, रीऑब्जर्प्शन एंड सिक्रीशन ऑफ लूप, नो, कोई भी प्रकार किसी भी तरह का ना रीऑब्जर्प्शन होता है ना सिक्रीशन होता है। नेक्स्ट एसेंडिंग में आ जाएंगे, रीऑब्जर्प्शन एंड सिक्रीशन फ्रॉम एसेंडिंग ट्यूब्यूल्स। इसमें क्या 10% सोडियम रीऑब्जर्प्शन, यहाँ पर 10% वाटर था तो यहाँ पर 10% सोडियम रीऑब्जर्प्शन, ओनली 10% सोडियम रीऑब्जर्प्शन, बाकी कुछ भी नहीं। अब आ जाते हैं मेन रीऑब्जर्प्शन एंड सिक्रीशन फ्रॉम डीसीटी। यहाँ पर क्या होती है, कंडीशनल रीऑब्जर्प्शन होता है। यहाँ पर जो रीऑब्जर्प्शन था पीसीटी में वो यूजफुल सब्सटेंस का रीऑब्जर्प्शन होता था, लेकिन उसमें भी एक अमाउंट के अनुसार से, अगर ग्लूकोज यहाँ पर नॉर्मल अमाउंट में फिल्टर होगी तभी वो रीऑब्जर्व कर पाएगी,
बहुत ज्यादा अमाउंट में फिल्टर कर लेगी तो उस केस में वो रीअब्जॉर्ब नहीं करेगी। जैसे 18 मिलीग्राम तक को रीअब्जॉर्ब करती है, वो हम लोग आगे चलेंगे, इसको बताएंगे आपको। अभी नॉर्मल बात समझना। अभी पहले यूनिट कैसे बना, तो डीसीटी में कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होती है। जैसे अगर बॉडी में सोडियम की जरूरत होती है तो अल्डोस्टेरोन सोडियम को खींच लेता है, पोटासियम को सिक्रीशन करेगा। सिक्रीशन रीअब्जॉर्प्शन का मतलब क्या बताए थे कि जो सब्सटेंस ट्यूब्यूल्स से ब्लड में जाता है उसको रीअब्जॉर्प्शन बोलते हैं, और सिक्रीशन जो ब्लड से ट्यूब्यूल्स में जाता है उसको सिक्रीशन बोलते हैं। तो यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन क्या चीज का होगा, सोडियम का। सिक्रीशन क्या चीज का होगा, पोटासियम का उसके एवज में। उसके बाद फिर क्या होगी, कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन होगा। बॉडी में कैल्शियम की जरूरत होगी तो पैराथर्मोन क्या करेगा, कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब कर लेगा। फास्फोरस का सिक्रीशन होगा, यहाँ पर सिक्रीशन का मतलब ब्लड से सब्सटेंस गया। H+ आयन का रीअब्जॉर्प्शन सिक्रीशन दोनों होता है, क्योंकि H+ आयन क्या करता है ना कि ब्लड के पीएच को मेंटेन करता है। तो ब्लड के पीएच को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर H+ आयन, तो यहाँ पर कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन बोलते हैं कि सोडियम, पोटासियम, फास्फोरस, कैल्शियम, ये सब के अनुसार से पीएच, H+ आयन, OH- आयन, ये सब के अनुसार से यहाँ पर क्या होता है, ब्लड के अनुसार से यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन होता है और सिक्रीशन भी होती है। नेक्स्ट लास्ट में आता है सीटी, रीअब्जॉर्प्शन है सिक्रीशन फ्रॉम कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। यहाँ पर क्या होती है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन और यूरिया का रीअब्जॉर्प्शन। सिक्रीशन में ट्रेस अमाउंट होता है यूरिया सिक्रीशन, बाकी यहाँ पर कुछ भी नहीं होती है। अब जो फिल्ट्रेट मटेरियल अब आगे जो बढ़ जाता है, इससे आगे जो बढ़ जाता है, अब इसके बाद हम लोग बोलने लगते हैं यूरिन। अब इसके बाद कोई भी यूरिन से कोई भी पार्ट का रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन नहीं होती है। याद रखेंगे, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के बाद किडनी में माइनर कैलिसर से फिर उसका यूरेटर से, ब्लैडर से, कहीं भी वाटर चाहे किसी भी सब्सटेंस का रीअब्जॉर्प्शन सिक्रीशन नहीं होता है। तो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के बाद जो बनता है उसको हम लोग यूरिन कहते हैं। और यही यूरिन जो होती है, अब यही यूरिन को बोले यूरिन फॉर्मेशन। और इसके बाद जो होता है यह फिर माइनर कैलिसस में चला गया, मेजर कैलिसस में यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर में जाकर स्टोर होता है। उसके बाद फिर मैच्यूरेशन की तरफ बाहर निकलता है। यानी इतना हमको समझ में आ चुका है। सडन रिव्यू कर देते हैं एक बार में कि जो ब्लड है वो ब्लड यहाँ पर बोवेस कैप्सूल में आया, ग्लोमेरुलर कैपिलरी से फिल्ट्रेशन हुआ जिसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं। 3 सब्सटेंस का फिल्टर हुआ है, यूजफुल सब्सटेंस, एफोर्टिक और रिस्पॉन्स सब्सटेंस। उसके बाद जब फिल्टर हो जाता है तो अगला प्रोसेस रीअब्जॉर्प्शन सिक्रीशन होता है। रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन फ्रॉम पीसीटी, यहाँ पर ऑल यूजफुल सब्सटेंस का टोटल यूजफुल और हाई थ्रेशोल्ड का रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। इसके बाद आपका ट्यूब्यूल्स आया, ट्यूब्यूल्स में यहाँ पर वाटर का रीअब्जॉर्प्शन, यहाँ सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन, डीसीटी में कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन, और फिर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में माइनर रीअब्जॉर्प्शन। एंड यहाँ पर वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है अकॉर्डिंग बाय द एडीएच के अमाउंट के अनुसार। यहाँ पर 0% से लेकर 10% तक वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है। जैसे कि यहाँ पर 65% वाटर, 10% वाटर, 15% वाटर। बाकी जो बचता है यहाँ पर एडीएच डिटरमाइन करता है कि यूरिन कितना बनेगा, वह यहाँ पर डिटरमिनेशन होता है। 0% यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन होगी पानी की या 10%, ये डिपेंड करता है एडीएच पर, एंटीडायरेटिक हार्मोन पे। और उसके बाद जो बच जाता है उसी को यूरिन कहते हैं। यही था मेरा यूरिन फॉर्मेशन। फिर इसमें अगर कोई किसी तरह का अगर क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स करें, हम इससे आपको आंसर देंगे। बाकी बातें नेक्स्ट।